मेरा नाम मीना है। मेरी शादी को 2 साल हो चुका है, जो कि मेरे पापा की रजामंदी से हुई थी। मुझे भी अपने होने वाले पति से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह एक खूबसूरत और हसीन नौजवान था, जिसे देखकर कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। शादी का दिन आ पहुंचा। सारी जिम्मेदारियां बड़ी धूमधाम से की गई थी। मेरा ससुराल खानदान एक ऐसा खानदान था जिसके ख्वाब हर लड़की देखती है। उनका घर महल जैसे, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, जिंदगी की सारी सहूलियत वहाँ मौजूद थी। शादी वाले दिन में थोड़ी सी घबराहट का शिकार थी। शायद हर लड़की उस दिन यही महसूस करती है। मैं नमन के घर अपना पहला कदम रख चुकी थी कि मम्मी मुझे बड़े नाजों से बहू बना कर लाई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के साथ मेरी एक ननद भी थी, जो कि शादीशुदा थी। यानी मेरे ससुराल कोई लंबा चौड़ा नहीं था। मैं अपने कमरे की खूबसूरती और उसकी सजावट देखकर हैरान रह गई। जैसे मैं तैयार थी, वैसे ही कमरे को भी सजाया गया था। मुझे अपने पति का इंतजार करना था। मुझे बेड पर बिठा दिया गया। सब लोग कमरे से बाहर जा चुके थे। नमन कमरे में दाखिल हुआ। वह मेरे करीब बैठा। मैं घूंघट ओढ़ी बैठी थी। उसने पहले मुझे मुंह दिखाई में गोल्ड की रिंग दी और उसके बाद मेरा घूंघट उठाया। पहले तो मुझे गौर से देखता रहा, मगर उन नज़रों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था। चंद मिनट के बाद उसने कहा, मीना, तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। मैं हैरान रह गई थी। फिर उसने एकदम से मेरा दुपट्टा उतारा और अपने सर के ऊपर ओढ़ लिया। यह देखो, मैं इस दुपट्टे में तुमसे ज़्यादा हसीन लग रहा हूँ। मगर मुझ में उसे देखने की हिम्मत कहाँ थी। वह दोबारा मेरे करीब आ गया और कहा, यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दो। अपने माँ बाप की तरह सेवा करना। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसुओं से भर गई, मगर मेरी जुबान पर चुप्पी का ताला लगा दिया। वह यह पूछते हुए मेरे पास से उड़ गया कि तुम्हारी लाल लिपस्टिक कहाँ है? मेरे इशारे करने पर वह दराज से लाल लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगा। मैं बेजान कदमों के साथ उठी और ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदले। मैं वापस आकर लेट गई। मेरे लेटते ही नमन ने कहा, यह तुम्हारा बेड नहीं है, क्योंकि मैं किसी औरत को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर बैठ गई, मगर वह रात जैसे पहाड़ जैसी थी। मैं एक नामर्द इंसान की बीवी थी। यह ख्याल आते ही मुझे कुछ होने लगता। मेरे देखते ही देखते वह औरत की तरह तैयार हुआ, अपना रेशमी कपड़ा पहना, साथ ही मेरा लाल दुपट्टा ओढ़ लिया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो वह सो चुका था। मेरी रात आंखों में ही कट गई। आने ही लगी थी कि कुछ देर बाद सुबह हो गई। इतने में नमन जाग गया। जागते ही उसने मुझसे पहला सवाल यही किया कि तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले। उसको कोई ख्याल नहीं था कि मैं उसकी नई नवेली दुल्हन हूँ। खैर, मैं फौरन उठी और अलमारी में से उसके कपड़े देखने लगी। उसने एक सवाल किया, आज तो हमें रिसेप्शन में बैठना है। उसने कहा, मेरे ऑफिस में शादी से ज़्यादा ज़रूरी काम है। आइंदा मुझसे सवाल जवाब मत करना। मेरी चीज़ें मुझे हमेशा वक्त पर चाहिए। फिर वह ऑफिस चला गया और शाम को रिसेप्शन के लिए मुझे तैयार करवाया गया, मगर मेरे दिल को किसी भी श्रृंगार में दिलचस्पी नहीं रही थी। जब मुझे स्टेज पर बैठाया गया तो वह वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। बड़े प्यार से उसने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने साथ बैठाया, जो कि मेरे लिए बड़े हैरत की बात थी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग आकर बारी बारी मिल रहे थे। उसके दोस्त, रिश्तेदार और तकरीबन सभी से मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद एक अजनबी चेहरा नमन के पास आया और उसे गले लगाया, साथ ही मुझे भी प्रणाम किया। नमन ने मुझे बताया कि यह भी उसका दोस्त है। उसने शादी का तोहफा मेरे हाथ में दिया और नमन से नजरें बचाते हुए धीमी आवाज में कह दिया कि भाभी, यह तोहफा अकेले बैठकर देखेंगी। मुझे यह सब अजीब सा लगा था। नमन के बाकी सारे दोस्तों ने तोहफे नमन के हाथ में थमाए थे। खैर, पार्टी खत्म हुई। सब लोग अपने घर को चले गए। हम भी वापस घर पर आ गए। पिछले रात की तरह रात भी गुजर गई, मगर मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया था कि मेरा पति दुनिया के सामने
उसका रूप और होता है और बंद कमरे में उसका रूप और ही होता है। फिर जिंदगी एक रूटीन से चलने लगी। वह सुबह ऑफिस चला जाता, मेरा सारा वक्त उसकी माँ के साथ गुजरता। कोई नहीं जानता था कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने बताया कि नमन साहब का कोई दोस्त और उसकी माँ आई है। जब वो अंदर आया तो मुझे वह चेहरा जाना पहचाना सा लगा। दिमाग पर जोर डालने से मालूम हुआ कि वही शख्स है जिसने मेरे हाथ में तोहफा दिया था। खैर, गपशप हो रही थी। बातों के दौरान मालूम हुआ कि उनका नाम सूरज है। मेरी सास ने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया। खाना खाने के वक्त नमन भी आ गया। मुझे लगा था जैसे सूरज एकदम ही मेरी तरफ देख रहा था। खाने के बाद मेहमान घर को रवाना हो गए, मगर जाते जाते मुझे और नमन को अपने घर दावत पर आने को कहकर गए। जिस दिन सूरज के घर दावत पर जाना था, उससे एक रात पहले नमन ने मुझसे पूछा कि तुम कल कौन सा जोड़ा पहनोगी। मैंने उसे बताया ये वाला पहनना है। उसने मेरे हाथ से वह जोड़ा ले लिया और कहा तुम यह नहीं पहनोगी। मैंने जबरदस्ती उससे जोड़ा लेने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ से खींच लिया। साथ ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा मेरे आगे जुबान और बदतमीजी करने वालों के साथ मैं यही सलूक करता हूँ। उस रात मैं बहुत रोई थी। अगले दिन मैं और नमन तैयार होकर कमरे से बाहर निकले तो नमन ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे मेरी सास के पास ले गया। उन्होंने हम दोनों की खूबसूरती को सराहा और कहा भगवान तुम दोनों को सलामत और खुश रखे। बस अब मुझे जल्दी से दादी बना दो। उनकी इस बात पर मेरा दिल परेशान सा हो गया। फिर हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही नमन ने नया हुक्म कर दिया, मेरी माँ की हर बात का जवाब खुश होकर दिया करो। अगर वह कोई गलत बात भी करे तो तुम मुस्कुरा कर जवाब देना। अब तो मुझे नमन से डर लगने लगा था। सारा सफ़र यूं ही खामोशी से कट गया। सूरज के घर पहुंचते तो उसकी माँ और वह गेट पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाए सबसे मिले और मैं सूरज की माँ के पास बैठ गई। खाने की मेज पर सूरज की नज़रें मुझ पर ही थी, जो कि मुझे अजीब सी बेचैन कर रही थी। उनके पास बैठ गई। सूरज और नमन आपस में बातें कर रहे थे, मगर मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। एक दो बार बहाने बहाने से उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, जिसका मैंने सरसरी सा जवाब दिया था। दावत खत्म हुई तो हम दोनों घर आ गए। अगले रोज मेरी सास ने मुझे कहा चलो कुछ खरीदारी करने चलते हैं। मैं उनके साथ चल पड़ी, मगर मुझे हल्का हल्का बुखार था। पहले हमने कुछ कपड़े खरीदे, फिर जूतों की दुकान पर गए। जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमें सूरज नजर आया। उसने भी हमें देख लिया था, इसलिए वह हमारी तरफ आ गया और प्रणाम करके हाल पूछने लगा। फिर अचानक उसने मुझे देखा और कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। खैर, इस बातचीत के बाद हम लोग घर आ गए। सूरज की निगाहें मुझे बेचैन कर रही थी, मगर मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी, जो चीज़ मेरी सास समझ ना पाई, मैं उदास हूँ या मेरी तबीयत खराब है या तो सूरज एक नज़र में जान गया था। खैर, मैंने इस ख्याल को दिमाग से झटका और अपने रोज दिन के कामों में लग गई। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई। घर पर कोई नहीं था, बस नौकरों की बस से बाहर थी। उस वक्त किसी समझदार आदमी की ज़रूरत। मेरा पति नमन मेरे कॉल नहीं उठा रहे थे। मैंने घर में मौजूद नंबरों वाली डायरी निकाली। उस पर सबसे पहले सूरज का नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे अस्पताल बुलाया। साथ में सास को लेकर अस्पताल पहुंच गए। सास का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, इसी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं और सूरज हम खड़े थे और मैं रो रही थी, क्योंकि इस घर में वही मेरा सहारा थी। सूरज मेरे पास आया और मुझे तसल्ली दी, लेकिन उसकी बात में एकदम नरमी थी। उसने मुझे चुप करवाया तो मेरे आंसू थम गए। फिर वह मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पकड़ते हुए उसका हाथ मेरे हाथ से जरा सा टकराया तो उसने फौरन कहा, अरे आपको तो तेज बुखार है, मुझे लगता है आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। वो मुझे समझाने लगा। उसकी फिक्र दिल ही दिल में मुझे अच्छी लगने लगी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरी सास होश में आ गई है, हम उनसे मिल सकते हैं, रात को उन्हें घर भी लेकर जा सकते हैं। मैंने सूरज का भी शुक्रिया किया, जिसकी वजह से हम वक्त पर अस्पताल पहुंच गए थे। सास अब बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर बाद नमन और मेरे ससुर भी आ गए। शाम को हम सब सास को घर वापस ले गए थे। सूरज ने रात का खाना हमारे साथ ही खाया था। 10 बजे के करीब वह अपने घर चला गया, मगर जाते जाते चुपके से एक बार मुझे मेरा ख्याल रखने की बात कहकर गया। सूरज के जाने के बाद सास ने मुझे और नमन को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
मैं अपने पोते पोतियाँ देखना चाहती हूँ। मुझे दादी बना दो ताकि दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आऊँ। मैंने उनकी बात पर मुस्कुराकर कहा, माँ आपको ऊपर वाला बहुत जल्द खुशखबरी देगा। सास भी यह सुनकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ नमन को मेरा सूरज से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कमरे में आने के बाद उसने मेरा बाजू पूरी तरह से मरोड़ा और मुझे कहा, आइंदा सूरज से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी बात करने पर इसमें क्या बुराई है। उस वक्त मुझे तेज बुखार भी हो रहा था। इस बात को नज़रअंदाज करके सो गई। अगले दिन सूरज की कॉल मेरे नंबर पर आई। मैं हैरान हुई। फिर मैंने कॉल उठाई। सूरज कह रहा था, मैंने आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। कल आपको बहुत तेज बुखार था। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। अब आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं जानबूझकर अनजान बन गई और पूछा, आप मेरे बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों करते हैं? उसने बड़ी दिल्लगी से जवाब दिया, कुछ बातें राजी रहे तो अच्छा है। खैर, हालचाल पूछने के बाद मैंने रख दिया। 2-3 दिन बाद सूरज ने मुझे दोबारा कॉल किया और कहा कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आप मुझसे बाहर मिलोगी तो बात अच्छे से होगी। फिर सूरज ने मुझे याद दिलाया कि रिसेप्शन वाले दिन उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। मैंने उसे बताया कि मैंने अभी उसका दिल रखने के लिए हामी भर ली और अभी खोलकर नहीं देखा है, मगर अब जरूर खोलकर देखूंगी। सूरज एक बार फिर बाहर मिलने को कहा, मगर मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह सूरज से जाकर मिलूं। अगले दिन नमन के जाने के बाद मैंने कमरा बंद किया और सूरज का दिया हुआ गिफ्ट खोलकर देखा, जिसमें मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियाँ थी और साथ में एक लेटर भी था, जिसे पढ़ने के बाद मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। मेरी आंखों से एकदम आंसू बह रहे थे। आंसू सूरज की वजह से नहीं थे, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत में रो रही थी। और अब मैं इरादा किया था कि मैं सूरज से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं उसी दिन सूरज से मिलने चली गई। रोने की वजह से मेरी आंखें सूजी हुई थी। सूरज ने मुझे देखते ही कहा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कहने लगा, जिसका पति उसे प्यार नहीं दे सकता उन बीवियों की आंखें ऐसी ही होती है। पहले तो मैं उसकी बात पर चौंक गई, मगर फिर उसने कहा, हैरान ना हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। नमन आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं है, क्योंकि वह तो जैसे रिश्तों के लायक भी नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगा, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने कहा, आपको यह सब कैसे मालूम? कहने लगा, यह सब तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तब से जब नमन ने कॉलेज में मेरे साथ बदतमीजी की थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। मगर मैं उसे आपके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। वह आपके काबिल नहीं है। एक दिन आप उसे छोड़ देंगी, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसकी बातें मुझे किसी ख्वाब जैसी लग रही थी, मगर मैं उन्हें हकीकत नहीं बताना चाहती थी। साथ ही मुझे नमन की भी वो धमकी याद आ गई जब उसने मुझे सूरज से बात करने से सख्ती से रोका था। मुझे नमन के इस कदर भड़कने की वजह मालूम हो गई थी, क्योंकि शादी की रात वाली हरकत की वजह से मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। मैंने सूरज का हाथ थाम लिया और कहा, फिलहाल तो नमन ने मुझे नहीं छोड़ा, मगर तुम्हारा फिक्र करना और ख्याल रखना, मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देने से मेरा हौसला बढ़ गया है। खैर, काफ़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। घर आकर भी उसका ख्याल मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता। जब नमन का लड़ना झगड़ना अब कुछ भी महसूस न होता। शादी को साल होने वाला था। मैं और नमन किसी पार्टी में जाते तो लोग पहले बच्चे का सवाल पूछते, जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल बुरा न लगता, क्योंकि बच्चे का सुनकर उसे अपनी ही कमजोरी महसूस होती होगी। अब बस मुझे नमन की मोहब्बत की भी परवाह नहीं थी। अब जब भी मौका मिलता मैं सूरज से मिलने चली जाती। करीब 6 माह ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। नमन घर पर नहीं था। मैंने नमन को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद नमन को कहा कि आप बाप बनने वाले हो। मैं तो एकदम चौंक गई। नमन मुस्कुराया और डॉक्टर से सावधानी वगैरह पूछने लगा। अस्पताल से निकलने के बाद हम गाड़ी में बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। नमन बिल्कुल खामोश था। घर आते ही उसने सबको बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब यही समझ रहे थे कि मैं नमन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सब खुश थे। यह कहकर नमन कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे तक आ गई। मुझे देखते ही नमन मुस्कुराने लगा और बोला, चलो, आज यह दिक्कत भी हल हो गई है। अब कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा और ना ही कोई मेरी मर्दानगी पर शक करेगा। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई, लेकिन फिर उसके अगले सवाल ने मुझे और परेशान कर दिया। कहने लगा, अच्छा, यह तो बताओ, यह बच्चा किसका है? पहले तो मैं चुप रही,
फिर मैंने डरते डरते जवाब दिया, यह बच्चा सूरज का है। यह सुनते ही उसका दिमाग चकरा गया। कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो? सूरज सिर्फ मेरा है, तुम्हें उसके बच्चे को गिराना होगा। मैं उसकी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने कहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। उसने उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उसके रवैये पर मैं हैरान हो गई। मैंने उस वक्त खामोश रहना ठीक समझा। उसके बाद रात हो गई। मैं अपने बच्चे को बचाने की तरकीबें सोचती रही। रात के 2 बजे का वक्त था जब नमन सोया हुआ था। मेरे दिमाग में तरकीब आई कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शायद यही सही है, हल है, क्योंकि बच्चे को इससे बचाने के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह होते ही नमन मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता और मेरा अबॉर्शन करवा देता। मैं चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और रोड पर तेज तेज चलने लगी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊँ। रात के इस वक्त कोई रिक्शा भी नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे नमन से दूर जाना है, बहुत दूर, ताकि वह मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक गाड़ी आई और उससे मेरी टक्कर हो गई। मेरी आंखों के आगे आखिरी मंजर धुंधला अंधेरा था। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे सामने सूरज बैठा था। मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आया। उसे कैसे मालूम हुआ था कि मैं उस घर से बाहर जा रही हूँ। उसे देखते ही मैंने कहा, सूरज प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, मीना अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी तो यह बात सुनते ही दुनिया लुट गई। मैं रोने लगी थी। सूरज ने मुझे बहुत तसल्ली दी। उसने कहा, बच्चा दोबारा भी हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। सूरज तसल्ली दे रहा था, मगर मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं। उस दिन के बाद मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाहा। एक रात मुझे ख्वाब में लगा जैसे नमन मेरे पास आया है। वह मुझसे कह रहा था कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दिन में इतना डरी कि दोबारा सुकून से नींद न आई। सूरज ने बहुत कोशिश की कि मेरा दिल बहल जाए। वह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहा था, मगर मेरे अंदर कुछ बोलने की ताकत नहीं थी। डॉक्टर से की 6 महीने की मेहनत के बाद मैं उठकर चलने फिरने और बोलने के काबिल हुई। मुझे उसने अपनी मोहब्बत का बार बार यकीन दिलाया। सूरज की मोहब्बत का खूबसूरत इजहार सुनकर मुझे ज़िंदगी हसीन लगती। उसने मुझे साथ चलने को कहा, जिस पर मुझे कोई ताजुब नहीं था। मैंने उसे कहा, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मगर उसने मुझे यह खुशखबरी सुनाकर एक बार फिर ज़िंदगी की उम्मीद दे दी कि वह अपने घर वालों को पहले ही मना चुका है। उसके साथ मुझे बिल्कुल रानी वाला एहसास हुआ। मैंने नमन पर तलाक का मुकदमा चला दिया। बहुत जल्दी हमारे तलाक भी हो गया। उसके साथ ही सूरज ने मुझसे शादी कर। शुरू में सूरज की माँ का रवैया मेरे साथ जरा सख्त था, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि वो मेरी सास की बेहतरीन दोस्त रह चुकी थी। मगर सूरज की मोहब्बत उस सख्ती से कई गुना बढ़कर थी। धीरे धीरे आंटी ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया। अब मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। आज सूरज और मैं अपने किए गुनह की भी ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं। बेशक वह माफ़ कर दे। उन्होंने जो गिफ्ट मुझे दिया था उसमें भी यह लिखा था कि तुम्हारा पति नमन शादी के लायक नहीं है। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम मुझे पहले ही नज़र में बहुत अच्छी लगी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर मैं उस वक्त सूरज का कहना मान लेती तो हम दोनों से इतना बड़ा गुनाह कभी ना होता। हम ऊपर वाले से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। मेरी ज़िंदगी सूरज के साथ बहुत ही अच्छी गुजर रही है। सूरज मेरा अपने जान से भी ज़्यादा ख्याल रखता है। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।